बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे यूनुस खान के 10,000 रन्स की और इसके अलावा बात होगी पनामा केस के हवाले से। पनामा केस की जजमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्तीफा मांग रही है वजीर आजम का, लेकिन क्या ये दोनों जमातें एक हो सकेंगी? क्योंकि अभी भी आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान पर तनकीद करते हैं और इमरान खान जवाब में जो है वो आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीद करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए कराची की, सिंध की और पीएसपी की, जिन्होंने धरना दिया था प्रेस क्लब के बाहर सिंध हुकूमत के खिलाफ अवामी मसाइल पर। अब वो धरना खत्म हो चुका है और पीएसपी के जो रहनुमा हैं उन्होंने और उनके जो चेयरमैन हैं मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने कहा है कि 14 मई को हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, मिलियन मार्च निकालेंगे कराची में, और उस वक्त उनका एहतजाज जो है वो दूसरे फेज में दाखिल हो जाएगा। ये पहले भी उन्होंने कहा था कि हम अपने एहतजाज का अंदाज बदलते रहेंगे लेकिन एहतजाज हमारा जारी रहेगा जब तक सिंध के अवाम के मसाइल दूर नहीं हो जाते और बिलखुसूस कराची के अवाम के मसाइल दूर नहीं हो जाते। तो इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने एहतजाज खत्म कर दिया है और अब आप 14 तारीख को लॉन्ग मार्च निकालने जा रहे हैं कराची में। कुछ अचीव किया है? कोई पॉजिटिव रिएक्शन आया या कोई मसला अब तक जो है सिंध हुकूमत हल करने के लिए तैयार नहीं है? शहजाद, थैंक यू वेरी मच। सिंध हुकूमत इतनी आसानी से ये जो सारी चीज़ें हैं, करप्शन है, अरबों रुपए की कमाई है, ये इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। हमें इस पर कोई हैरानगी नहीं है, लेकिन हमने भी ये तय कर रखा है कि ये हमारी भी ज़िंदगियों के मसाइल हैं, हमारी भी ज़िंदगी का मसला है, हमारी नस्लों की ज़िंदगी का मसला है। मेरे पास भी इन 16 नुकात से इनमें से एक पॉइंट से भी हटने का कोई और रास्ता है नहीं। तो हम भी अपनी आखिरी सांसों तक अपनी ज़िंदगी के लिए, कराची के लोग अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, शहर चले बाद में आता है, सूबा बाद में आता है, मुल्क बाद में आता है, भाई ज़िंदगी, इंसान की अपनी ज़िंदगी सबसे पहले है। ये हमारी ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं, ये तमाम ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं हमारी। तो हम अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे पहले, हमें अपनी ज़िंदगियों के लिए हम नहीं डेविएट कर सकते। हमने ये सोच रखा है और इसलिए हमने ये कहा है कि अपनी आखिरी सांसों तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम अपने तरीक़ेकार को बदलते रहेंगे। हमें फ़ायदा अगर पॉलिटिकली अब आप कहें तो इन 19 दिनों में हम कराची के एक एक घर के अंदर एंटर हो गए हैं। तमाम चीज़ों में हमने लोगों को जो इम्यून हुए थे उनको हमने झंझोड़ दिया है, लोगों ने हमारी बात पे लब्बैक कह दिया है। और अब लोगों के रिस्पांस को देखते हुए हमने 14 मई की डेट दी है कि अगले फेज़ में, अभी तक हमने लोगों को नहीं बुलाया था अपने इस पूरे धरने में। हम खुद बैठे थे, पीएसपी की लीडरशिप बैठी थी और ये मुतालबात पेश किए थे। हमारे पास आए थे हमसे बात करने के लिए ये तमाम वुज़रा, वो उनको पुरानी आदत पड़ी हुई है एमक्यूएम वाली, अल्ताफ हुसैन साहब, रहमान मलिक वाली। उन्होंने कहा हम आपकी ये कागज़ों पे उन्होंने 8-9 बातें मान ली और वो चाहते थे कि हम धरने को ख़त्म करके वापस घर चले जाएं। लेकिन हमने कहा भाई आप मान रहे हैं तो जाकर कल से सुबह काम शुरू करें, आप काम शुरू करेंगे, हम चले जाएंगे। दोबारा आए, दोबारा भी उन्होंने ये वाली बात की। तो वो कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे साथ मजबूरी कि हम इन तमाम 16 पॉइंट से डेविएट नहीं कर सकते। कमाल साहब, कल आपने भी रैली निकाली कराची में, एमक्यूएम पाकिस्तान की भी रैली थी। दिलचस्प और बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात यह कि आप दोनों जमातें सिंध हुकूमत के खिलाफ रैलीज निकाल रहे थे और सिंध हुकूमत खुद एहतजाज कर रही थी, लोड शेडिंग के लिए मसाइल दूर नहीं हो रहे, और वो शिकवा कर रही थी वफाकी हुकूमत से। तो जिनसे आप एहतजाज कर रहे हैं वो तो खुद किसी और से एहतजाज कर रहे हैं, तो ऐसी हालात में वो क्या दे सकते हैं आपको? फिर शहजाद, मैं 3 मार्च को मैं और अनीस कायम खानी भाई आए हैं। आप मेरी 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए और अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के अलावा जो मैंने बातें की, मैंने उस दिन भी डेवोल्यूशन की बात की है, पानी, सीवरेज, अस्पतालों में दवाई और एजुकेशन की बात की है। ये सारी बातें 3 मार्च, जिस दिन मेरी पार्टी भी नहीं बनी हुई थी, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखें। उसके बाद 24 अप्रैल को 1 महीने की हमारी पार्टी थी, मेरा जलसा होता है बाग जना में। मेरी 90% स्पीच जो है वो इसी बात पे है कि मुझे बड़ा लीडर नहीं बनना है, मुझे उस माँ का लीडर बनना है जिसकी गोद में मासूम बच्चे पानी और ग़िज़ा ना होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। फिर हमने हैदराबाद के पक्के किले में बात की, फिर हमने डेट दिया, फिर हमने जो है वो यहाँ पर एम जिना रोड पर हमने 29 जनवरी को बात की। ये बिल्कुल सीक्वेंसिंग है। ये तमाम, जब मैं बात करता था पहला दिन से, 1 साल हमें हुए आए हुए,
تو یہ سارے لوگ ساری پارٹیاں ہمارا مذاق اڑاتی تھیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں پانی سیوریج یہ وہ بنیادی ضرورت کی بات کرتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسلسل جدوجہد اور ہماری بات کی تائید کی وجہ سے تمام پارٹیز کو مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھائی مجبوراً بھی نکل رہے ہیں تو نکل رہے ہیں. آپ نے بات کی ایک تو بات یہ والی بات ہو گئی ایم کیو ایم کو مجبوراً آپ کے خیال میں کیوں نکل رہے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ اس لیے کہ لوگ جوتے ماریں گے اگر نہیں نکلیں گے لوگوں کے بنیادی ضروریات کے اوپر, تو لوگ ان کو اب جوتے ماریں گے. اس لیے کہ لوگوں کو جگا دیا ہے ہم نے, لوگوں کو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ مسائل ہیں, یہ قسمت کا فیصلہ سمجھ کر مت بیٹھ جاؤ. یہ ان حکمرانوں کے اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آج تمہارے گھر پہ پانی نہیں آ رہا, تمہارے بچوں کو دوا نہیں مل رہی, تمہارے بچے کو تعلیم نہیں مل رہی, اس کو روزگار نہیں مل رہا, شہری ادارے چھن گئے, تمہارا شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے. یہ ہم نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر بتا دیا. پاک سرزمین پارٹی نے یہ والی بات بتا دی, تو اگر وہ نہیں نکلیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے. تو اپنی بقا کے لیے نکل رہے ہیں. آج بھی وہ اگر ریزائن کریں, ان سیٹوں کو چھوڑیں, آپ یقین کریں حکومت ہل جائے گی, لیکن وہ ریزائن نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر. پیپلز پارٹی کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات تو وہ نیچے دے نہیں رہی ہے, وہ اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. اس کس منہ سے وفاق سے اختیارات مانگ رہے ہیں؟ بالکل لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی نے پاکستان کے لوگوں کو اتنا گیلونائز کر دیا ہے, اتنی ریئل ایشوز کے اوپر آپ دیکھیں, ہماری جینوینٹی دیکھیں, ہماری ایمانداری دیکھیں کہ جو میئر ہمارا مخالف ہے ہماری پارٹی کا, جو پارٹی ہماری مخالف ہے, اس کے میئر کے لیے میں 16 میں سے 8 مطالبات ایسے ہیں جو اس کے میئر کے لیے اختلافات مانگ رہے ہیں. آج کی پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے کسٹم میں, پاکستان کے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ دشمن کے لیے کوئی چیز مانگیں, اس کے منہ سے آپ جو ہے وہ نوالا بھی چھیننے کی بات کرتے ہیں. ہم نے کراچی کے لوگوں سے دشمنی نہیں کرنی ہے, پاکستان کے لوگوں سے دشمنی نہیں کرنی ہے. تو بڑا جینوین سٹانس ہے ہمارا شہزاد, اس لیے لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ان کو مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے. صحیح, آپ نے جو سیکوینسنگ بتائی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 تاریخ کو ملین مارچ کرے گی پی ایس پی. معذرت کے ساتھ بہت ساری جماعتیں کہتی ہیں ملین مارچ کریں گے, لانگ مارچ کریں گے, وہ ملین لوگ دکھائی نہیں دیتے ان کے مارچ میں. آپ کے مارچ میں واقعی ملین لوگ ہوں گے یا صرف دعویٰ ہوگا کہ ملین لوگ آ گئے؟ دیکھیے جتنے لوگ ہوں گے ہم پھر دعویٰ انہی کا, ہم کوشش کر رہے ہیں ملین لوگ آئیں, جتنے لوگ ہوں گے ہم انہی کو اتنے ہی بتائیں گے. مجھے یہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ملین سے بھی زیادہ ہوں گے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ کیونکہ میں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی, اور میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. میرے جو 16 نکات ہیں اس میں کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو مصطفیٰ کمال یا اس کی کسی پارٹی کے آدمی کو وزیر اعظم بناؤ, یا مجھے پروٹوکول دو, یا میرے خلاف کوئی ریگنگ ہو گئی اس کو تھیلے کو کھلوا کر گنتی کرو. میں تو میرے 16 سے یا مجھے کوئی پروٹوکول, یہ میرے 16 کے 16 مطالبات کراچی کے ہر گھر کی آواز ہے, ضرورت ہے. میرا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا. میں اپنے کارکنوں کے ساتھ جا کر سی ایم ہاؤس جا کر کھڑا ہو سکتا تھا, ٹریفک جیم ہوتا, ریڈ زون کراس کرتے, کراچی کے لوگ 2 گھنٹے کی ٹریفک جیم میں ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے. میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں جن کراچی کے لوگوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے پانی مانگنے جاؤں, وہی مجھے شام میں برا بھلا کہیں. اگر میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے جاتا تو لوگوں کی باتیں سن لیتا, لیکن مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی اپنے کارکنوں کو برا نہیں کہلوائے گی. ہاں میں نے کراچی کے لوگوں کو مجھے ذرا مختصر بتا دیں کہ یہ پلان کیا ہوگا؟ کیا چیف منسٹر ہاؤس جائیں گے ملین لوگوں کو لے کر, 10 لاکھ لوگوں کو لے کر گورنر ہاؤس جائیں گے, کہاں کا رخ کریں گے آپ یہ لوگوں کو لے کر؟ اور جب اتنے لوگ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے رستے تو بند ہو جائیں گے, اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ملین لوگ ہوں گے تو آپ سمجھ لیں گھٹنے ٹیک دے گی حکومت. پھر حکمرانوں کے محلوں کی طرف مارچ کریں گے, جہاں جہاں حکمران بیٹھے ہیں ان کے آرام گاہ کی طرف مارچ کریں گے. ملین لوگ ان کی طرف جا کر اپنے حقوق مانگیں گے, بالکل نیت ایمانداری کے ساتھ, اور وہ بالکل پیسفلی جا کر اپنے بچوں کے لیے پانی مانگیں گے, اپنے بچوں کے لیے دوا مانگیں گے, اپنے بچوں کے لیے تعلیم مانگیں گے, اپنے گھر کچرے کو, اپنے کراچی کے صفائی کی بات کریں گے, اپنے میئر کے لیے اختیارات مانگیں گے. صحیح. مصطفیٰ کمال صاحب, ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ چیزوں پہ اتفاق ہے ایم کیو ایم اور آپ کی جماعت کے درمیان, بلکہ کہیں کہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید قریب بھی آتے جا رہے ہیں. سن لیجئے کہ آپ نے کیا کہا تھا ایم کیو ایم کے حوالے سے, اور ایم کیو ایم نے کیسے شکریہ ادا کیا تھا آپ کا, بالخصوص ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. سنیے, اس کے بعد سوال کروں گا میں آپ سے. ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے ان تمام جماعتوں کو اپریشیٹ کرنے میں جو کراچی کے لوگوں کے
मफहूम के लिए बाहर निकलने, चाहे उसमें मेरी दुश्मन जमात भी क्यों ना, मेरी मुखालिफ जमात भी क्यों ना। PSP के रहनुमा ने MQM की रैली की तायीद की है, MQM की रैली की हिमायत की है, तो मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। जी मुस्तफा कमाल साहब, क्या दोनों जमातें करीब आ रही हैं? आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका सड़कों पे निकलना, वो भी आपको जो है थैंक यू से कह रहे हैं कि आपने खैर मकदम किया है उनकी रैली का, तो क्या दोनों जमातें करीब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, दोनों जमातें करीब नहीं आ रही हैं भाई। मैंने बहुत ही वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज अगर नुमाइशी तौर पर भी 4 घंटे के लिए निकला जा रहा है या 2 घंटे के लिए निकला जा रहा है, MNA MPA जो रहते हुए और पिछले दौर में सारे वजारत रहते हुए और सारी चीज़ें रहते हुए, मेयर रहते हुए, और अगर 2 घंटे के लिए भी अपने आराम को ख़राब किया जा रहा है, तो कम से कम आज हमारी वजह से निकल रहा है, तो मैं उसको कॉम्पीट करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट करूंगा। कम से कम कराची के लोगों के लिए आवाज़ तो निकाल, मजबूरन ही सही लेकिन निकल तो रहे हैं। तो मैं उसको जो भी कराची के इस शहर के लिए, लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए कि बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाएगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैंने जमात इस्लामी का भी नाम लिया और मैंने इन लोगों का भी नाम लिया, तो इसमें कोई करीब आने वाली कोई बात नहीं है। और मैंने तो कैटेगोरिकली ये बात इसलिए कि देखो, मुझे अगर मेरा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होता तो मैं नहीं करता ये वाली बात। मेरा तो पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है, तो मेरा मुखालिफ या मेरा दुश्मन भी इस कराची के लोगों के मसाइल हल करेगा तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको कि इस मिलियन मार्च के बाद सिंध हुकूमत आपके जो है मुतालबात पूरे कर लेगी? जिस दिन ये धरना आपने स्टार्ट किया था उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि इस मुल्क में 126 दिन का भी धरना हुआ है, उतना तवील धरना पहले किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हुकूमतें नहीं हिलती इन चीजों से, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शहजाद, मैं हुकूमतों से जो है वो कोई रिगिंग या कोई पनामा लीक्स या कोई जो है वो वजारत उज़्मा छीनने या जो है वो उनकी वजारत छीनने के लिए या उस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मैंने धरना नहीं दिया। और हमारी तरह का धरना 19 दिनों का धरना जो है ना पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं है। मैं रात को जाकर घर नहीं सोता था, अनीस कायम खानी जाकर मेरे साथी मेरे मरकजी कैबिनेट जाकर घर नहीं सोती थी, उसी फुटपाथ पे रोड पर हम सोए हैं 19 रातों, 18 रातें 19 दिन हमने वहां पर गुजारे हैं। ठीक है, तो ऐसा धरना कहीं पे नहीं है, ना मेरे पास कोई कंटेनर था, ना मेरे पास कोई और, वहां पर हम फुटपाथ पर रोड पर सोते थे। क्या सिंध हुकूमत मुतालबात मान लेगी इस लॉन्ग मार्च के बाद? सुने, नहीं, अगर देखिए मैंने जैसे कहा कि हम कोई हुकूमत गिराने या हम कोई पनामा लीग से हम कोई जो है वो रिगिंग के ऊपर तो जा नहीं रहे। अगर सिंध हुकूमत मेरे बच्चों को, मेरे शहर के लोगों को पानी नहीं दे सकती, कचरा नहीं उठा सकती, मैं आपको बता रहा हूं तबाह बर्बाद हो जाएंगे, नहीं कर सकते हुकूमत पर। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद पनामा के हवाले से बात होगी। तमाम जमातें कहती हैं इस्तीफा चाहिए, क्या वो एक हो सकेंगी या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पनामा केस के बाद हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम साहब से इस्तीफा मांग रही, कह रहे हैं कि मॉरली अब वो वजीर आजम नहीं रहे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ वकला बरादरी भी शामिल है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह कहा है कि हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, वो इस्तीफा दे दें, वरना हम तहरीक चलाएंगे। और हमारी तहरीक जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के हक में जो तहरीक थी उससे बड़ी तहरीक होगी, ये लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान ने कहा है। दूसरी एसोसिएशंस में इख्तलाफ है इस चीज़ पे, ये ज़रूर कहते हैं कि मॉरली इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन एहतजाज के या किसी तहरीक चलाने के वो हक में नहीं है। आज गैलप सर्वे भी आया है और गैलप सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि पनामा केस के बाद दिया गया है। इस सर्वे में कहा गया है कि 24 घंटे तक जो है ये तमाम सवालात लोगों से पूछे गए, 1400 लोगों से सवालात पूछे गए और यकीनन बहुत सारी चीज़ें थी इस सर्वे के हवाले से, इस केस के हवाले से, जो कि बाद में भी वाजे हुई हैं। इस सर्वे में ये सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पसंद है या नहीं पसंद है। 36% लोगों ने कहा कि ये फैसला हमें पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने इस फैसले को नापसंद किया, यानी कि 43% लोगों ने कहा कि ये फैसला हमें पसंद नहीं है। 21% लोगों ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। जब लोगों से ये पूछा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज होते तो क्या ऐसा ही फैसला करते या आपका फैसला इससे मुख्तलिफ होता, तो 40% लोगों ने कहा हमारा फैसला वजीर आजम साहब के लिए इससे ज्यादा सख्त फैसला होता
और 21% लोगों ने कहा कि वजीर आजम पर हमारा फैसला इससे नरम होता, इससे कम सख्त होता, जबकि 23% ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा फैसला के तौर पे याद रखा जाएगा या बुरे फैसले के तौर पे याद रखा जाएगा, जब ये लोगों से पूछा गया तो 37% लोगों ने कहा कि अच्छा फैसला है, 45% यानी कि 45% लोगों ने कहा कि ये फैसला अच्छा नहीं है, बुरा फैसला है। 18% को पता नहीं है कि फैसला अच्छा है या बुरा है। जब लोगों से ये पूछा गया कि आपकी राय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में गया है या मुखालफत में गया है, तो 55% लोगों ने कहा कि ये फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में गया है। सिर्फ 14% ने कहा कि ये फैसला उनके खिलाफ गया है। इस पनामा केस की जजमेंट से पहले जब लोगों से पूछा गया था कि पॉपुलैरिटी क्या है पार्टीज की, तो पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी सिर्फ 17% थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22% थी और 38% पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और इस फैसले के बाद नून लीग की पॉपुलैरिटी में 2% की कमी आई, यानी वो 38 से 36% पे आ गए। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में 3% का इजाफा हुआ है, वो 22% से 25% पर आ गए, जबकि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी में 1% की कमी हुई है, वो 17% से 16% पर आ गए। इस सर्वे पे भी बात करेंगे और इसके अलावा जो दीगर पनामा इशू से जुड़े हुए आज के मौजूद उस पर भी बात होगी। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपकी जो मकबूलियत है, आपकी पार्टी की मकबूलियत, उसमें कमी आई है इस फैसले के बाद, क्योंकि गैलप कहता है 2% की कमी आई है और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 3% का इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद जो गैलप सर्वे है इसका एहतराम है, ज़ाहिर है एक मुस्तरद इदारा है, लेकिन बहुत मामूली इन्होंने इसमें फ़र्क दिखाया है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्वे जब किए जाते हैं पाकिस्तान भर में किए जाते हैं, चारों सूबों में किए जाते हैं। गैलप जब भी सर्वे करता है और वो महीनों पे मुश्तमिल होती है उसकी सर्वे, उसके बाद जो उसकी सर्वे रिपोर्ट आती है वो खासी मुस्तरद होती है। लेकिन ये 24 घंटे में सर्वे करना और 1000-1200 लोगों से पूछ लेना, ये कोई सर्वे नहीं है। ये ऐसे एक अवामी राय का आप ये कह लें कि उन्होंने लेने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन बहरहाल ये जो सर्वे के साइंटिफिक सर्वे के जो तकाजे होते हैं उसके मुताबिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जो अवामी लोग होते हैं, मैं ख़ुद भी, अली भी उसी में शामिल हैं, हमें किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं होती। हम खुद जो आवाम के बीच में होते हैं, उनकी पल्स ले रहे होते हैं, दिन रात उनके साथ इंट्रैक्शन में होते हैं, तो वो जो एक सर्वे जो एक अवामी राय की शक्ल में जो हमारे पास आता है, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा मोतबर सर्वे और कोई भी नहीं है। तो मैं जो देखता हूँ अपने हल्के में, अपने लोगों से मेल मिलाप में, पब्लिक से इंटरेक्शन में, पनामा हम पहले भी कहते थे इस फैसले से कि वो पाकिस्तान के लोगों का इशू नहीं है। आज भी वही सूरत हाल है कि पनामा पाकिस्तान के लोगों का इशू नहीं है। आज भी लोग जो एक आम आदमी अस्पताल में जाता है दवाई लेने के लिए, उसे पनामा ने दवाई तो नहीं देनी। और अगर कोई आदमी किसी सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए जाता है और सरकारी स्कूल का जो म्यार तालीम है, तो आपका कंक्लूजन क्या है डॉक्टर साहब कि कोई फर्क नहीं पड़ा है? ये लीडरशिप की वो कमिटमेंट है। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारी जो तनाज़े हैं वो इस फैसले के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के हवाले से उठे हैं, तज्ज़ियाकार जो तज्ज़िया कर रहे हैं वो सारा आपके सामने है, लोग सारा कुछ सुन रहे हैं। ठीक है, मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब से भी इस पे बात कर लूं, फिर आप बात करते हैं। मैं आखिरी एक जुमला कर लूं जी, मैं आखिरी एक जुमला कह दूं कि सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोवन अमल दरामद होना चाहिए, जो हम भी समझते हैं कि यही हमारे पास वाहिद रास्ता है, और अपोजिशन को भी इसी के ऊपर आना है। इसके अलावा कोई और राय इख्तियार करना, मैं समझता हूँ कि वो इस निज़ाम के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ ज्यादती होगी और उसके हम किसी की खिदमत नहीं कर रहे होंगे। अली साहब वो कह रहे हैं कि जो मामूली सा दिखाया है इजाफा आपकी मकबूलियत में, आपकी जमात की मकबूलियत में और उनकी जमात की मकबूलियत में कमी, वो भी ऑन ग्राउंड नहीं है। वो कह रहे हैं कि पनामा के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ा है अवाम की राय पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तारिक फजल चौधरी साहब ने गुफ्तगू फरमाई है। सबसे पहले मैं इस सर्वे के बारे में बता दूं, पहले सुनने में ये आया था कि जो सर्वे है गैलप वालों की, गिलानी साहब की है शायद, जी पहले पीएम हाउस में बैठते थे। ये सर्वे के बाद मुझे लगता है शायद पीएम हाउस से जाके जाती उम्रा बैठ गए। देखें ये सर्वे ये गपशप छोड़ें, असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि शहजाद आज अगर आप किसी काम के लिए अमेरिका, इंग्लैंड या कोई दुबई वगैरह जाएँ ना, किसी फॉरनर से आप मिलें, वो आपसे पूछेगा आप पाकिस्तान से? आप कहें अच्छा वही पाकिस्तान जिसका वजीर आजम पर भी JLT खुलेगी, जिसको उसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप सादिक नहीं हैं, आप अमीन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, दो जजेस ने कहा, दो जजेस ने कहा, उसकी भी मैं वजाहत करूंगा। आपने अपने असासे छुपाए हैं और आपने जो मनी ट्रेल दिया है वो जाके रदी की टोकरी में। अब मैं आपको ये बता दूं कितने जजों ने फैसला दिया? 5, 2
5 जज बैठे हैं, 5 जज फील्ड में हैं, 2 जजेस ने फैसला दे दिया जी, 3 का बाकी है। क्यों फैसला उन्होंने भी दिया? उन्होंने ये फैसला दिया है कि इस पे मजीद तहकीकात होनी चाहिए, उनका फैसला ये है। मैं अर्ज करता हूं पिटीशन क्या थी सर, वो आप ठीक कह रहे हैं, चलो उस बहस में नहीं पड़ते, वो बहुत उस बहस में पढ़ना चाहिए। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि ये गैलप वालों को ही पता लग जाए जो पता नहीं किधर सर्वे करते हैं। मैं जाती उम्र के दूध के अंदर ही करते हैं। आज बनी गाला में जो गैर इलीगल तामीरात हैं उस हवाले से केस था, इमरान खान साहब वहां पे मौजूद थे, वहां पे साकिब निसार साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा आप एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल इंसान हैं, आप कौम को बदएतमादी की फिजा से निकालने में अपना किरदार अदा करें, अदालतों के फैसलों का एहतराम करें, आपकी एक आवाज खराबी को बेहतरी में बदल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इख्तलाफी नोट पर दुनिया भर में बात होती है, लेकिन इतनी बात नहीं होती जितनी पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया भर में दी जाती है। मैं अर्ज करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर वो ना भी कहें, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान ही पाकिस्तान का वाहिद इस वक्त लीडर है जिसके पास होप है। कौम तब नहीं मरती जब लोग मर जाएं, कौम तब मरती है, रूह से बदन तब निकलती है जब होप मर जाए। इंशाल्लाह होप जिंदा रहेगी। देखें 5 जजेस हैं, इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन नंबर 29 ऑफ 2016। उसमें वन ऑफ द मेजर प्रेयर ये है इमरान खान साहब ने किया है कि मियां साहब जो हैं डिस्क्वालीफाई हों और सादिक और अमीन नहीं है। फैसला क्या आता है? 2 जजेस कहते हैं सादिक और अमीन नहीं है, 3 जजेस ने सादिक और अमीन पे अपना फैसला महफूज रखा, डिस्क्वालिफिकेशन पे अपना फैसला महफूज रखा, असासों की छुपाने पे अपना फैसला महफूज रखा, और मनी ट्रेल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कतरी खत को जब रदी की टोकरी की नजर किया तो फील्ड में सिर्फ एक मनी ट्रेल रहेगी, वो है सागदार की एफिडेविट। कंक्लूजन मुझे दे दें, आप समझते हैं इससे ज्यादा आपकी मकबूलियत बड़ी होगी इस फैसले के बाद? मैं ये समझता हूं कि अभी तो ये फैसला ही नहीं है, ये तो अभी हंग फैसला है। इसका आखिरी फैसला तो 60 दिन बाद जब वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद टेक्निकली ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो आ चुका है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो ऑपोजिशन जमातें इस वक्त एक होकर आप नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रही है, और उसमें जैसे मैंने कहा प्रोग्राम के शुरू में कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा कि हम तहरीक भी चलाएंगे वजीर आजम के इस्तीफे के लिए, आपके ख्याल में सब एक होकर दबाव डाल सकती हैं आपकी जमात पर, या मुमकिन नहीं नजर आ रही तहरीक इस वक्त आपको? उनका प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा करना, ये पहली बात तो ये कि गैर आइनी है, और ये जो कानूनी तकाजे हैं उनके भी मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर लाहौर हाई कोर्ट बार करती तो वो एक बार नज़र आती, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया है, जैसे हम मुस्तरद कर चुके हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिस्सा नजर आई है। बाकी जो बार एसोसिएशन है, चाहे वो पीबीए क्यों ना हो, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, उन्होंने भी इस्तीफे का मुतालबा जरूर किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तहरीक नहीं चलाएंगे, इस्तीफा वो भी कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पर देना चाहिए। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये कदम आगे चले गए हैं, और ये बाकायदा एक आप ये कहें कि बड़े पोलिटिसाइज इन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब दूसरी बात में आता हूँ जी, जो अली मोहम्मद साहब ने बड़ी मंजर कशी फरमाई है, बड़े यानी दूर की कौड़ी लेके आई हैं ये पटिशन के हवाले से, उसके फैसलों के हवाले से। पहली बात तो ये वकील इनसे पूछें फैसला होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, पहले इनसे ये पूछें। चाहे जितने मर्जी इख्तलाफी नोट हों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अक्सरियत जजेस का फैसला है उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस पर 5 जजेस ने दस्तखत किए हैं। अगर ये हकाइक को तोड़ मरोड़ के, मस्ख करके, उनकी शक्ल को तबाह करके बात करेंगे तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, उन्हें बोलना पड़ा अदालत में कि इमरान खान साहब को उन्होंने अजीम लीडर नहीं करा दिया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब इख्तलाफी नोट दुनिया के हर फैसलों के अंदर आते हैं, लेकिन जितना शोर पाकिस्तान में मचा रहे हैं आप लोग, इतना शोर कहीं नहीं मचता। ये उन्होंने को आपकी इज्जत नहीं की, आपको समझ नहीं आती। फैसले के एक दिन पहले आपने मिठाइयाँ बांटी, अगले दिन काली पट्टियाँ आपने बांधी हुई थी, 24 घंटे लगे आपको ये समझने में कि फैसला आपके खिलाफ। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं ब्रेक से पहले जरा इस पे कमेंट ले लूं। ठीक है, एक मुख्तसर कमेंट अली साहब, वो आज इमरान खान साहब ने बातें नहीं करने दी, साहब के जवाब में ये कहा ले रहे हैं। सर आपका आ गया कमेंट, आ गया, जरा इस पे जो आपने बात की इस पे जरा एक सवाल पूछूं। बड़ा मुख्तसर कमेंट लिया ना जो कहा है वहां पे, तो अदालत में उन्होंने कहा हम एहतराम करते हैं, तो क्या एहतराम करेंगे? अब जिक्र नहीं करेंगे इमरान खान साहब इस इख्तलाफी नोट का? देखें बिल्कुल एहतराम करेंगे और करते भी हैं, और शुक्रिया है चीफ जस्टिस साहब का जो उन्होंने जज्बात का इजहार किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से सिर्फ इतना कहूँगा कि इतनी न बड़ा दामन जो आपकी जो एक अंदर का गुबार और गुस्सा है ना, उसको इतना ना बढ़ाएं। देखें आपने मुझसे कहा ना कि आप एक वकील हैं, एक वकील के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, दुनिया में कभी ऐसा होता है कि डाइसेंटिंग जजमेंट से स्टार्ट हो? डाइसेंटिंग जजमेंट से स्टार्ट इसलिए है, डाइसेंटिंग नोट से स्टार्ट इसलिए है
کہ جو باقی 3 جج صاحبان ہیں ان میں سے مجھے بتا دیں نا, پڑھا ہوگا 540 صفحے کا, مجھے بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہیں ایک جگہ ان 3 جج صاحبان میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ صادق ہیں؟ جی طارق صاحب. میں ان کی یادداشت کے لیے عرض کروں کہ 2 کا فیصلہ نہیں آیا, 2 نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور اس اختلافی نوٹ کے اوپر 3 ججز نے لکھا ہے کہ اختلافی نوٹ میں جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کریں. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی پیغام ہے اور بڑا پاکی دامن کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ, فیصلہ پڑھ لیں, فیصلہ پڑھ لیں. بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کیا اس استعفے والے معاملے پہ بھی ایک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, اس پہ بات کریں گے, کیونکہ دادو میں سخت تنقید کی آصف علی زرداری صاحب پہ عمران خان نے. آج خیبر پختونخوا میں زرداری صاحب نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی, کیا یہ ایک ہو سکیں گے اس ایشو پر یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کیس کی ججمنٹ کے بعد جو اب تک کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے. دونوں کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, لیکن کیا یہ آپس میں ایک ہو سکیں گے اس ایشو پر یا نہیں, یہ ایک اہم سوال ہے. کیونکہ دادو میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بڑی تنقید کی, آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی عمران خان صاحب پہ خوب تنقید کی جب وہ مردان کے جلسے میں خطاب کر رہے تھے. سنیے. آصف زرداری, میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. آصف زرداری, آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, آپ نے اس کو بڑی کامیابی سے چھوٹی سی جماعت بنا دیا. سوٹ کیسوں میں پیسہ دبئی جاتا تھا, ریان علی پکڑی گئی, $5 لاکھ لے کے جا رہی تھی, شرجیل میمن پکڑا گیا. ڈاکٹر عاصم کے اوپر 460 ارب روپے کی چوری تھی. ایک کپتان نکلا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ پختون ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خان ہوں, اس میں پٹھان ہوں. اسی طرح کسی پختونوں کے ساتھ ملتا ہے, ہاں ٹائیگر نیازی کے ساتھ اس کا ضرور شجرا ملتا ہے. آپ نے سنا کہ کیا ریمارکس ایک دوسرے کے لیے, اور شیلا رضا صاحبہ ڈیپٹی اسپیکر ہیں اسمبلی کی, وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. شیلا رضا صاحبہ, آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے اس استعفے والے معاملے پر, لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا, اب میں آصف علی زرداری کے پیچھے آؤں گا. تو کیا اس حالات میں آپ کے خیال میں ایک ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اس ایک ایشو پر؟ دیکھیے کیوں ایک ہوں گے, ہم دونوں کے الگ الگ پارٹی ہے, الگ الگ طریقہ کار ہے, اور جہاں تک استعفے کا معاملہ ہے یہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ اپنے پلیٹ فارم سے. آپ لوگ بار بار دعوت دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو, ہمارے ساتھ آئیے, ملیے, ہم احتجاج کرتے ہیں, ایک ساتھ مل کر احتجاج کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے ٹی او آرز بنائے یہ ہمارے ساتھ تھے, احتساب بل بنایا یہ ہمارے ساتھ تھے, اور ان کے اپنے لوگ حیران رہ گئے تھے, شاہ محمود قریشی سے لے کے سب لوگ, کیونکہ وہ سب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹی او آرز میں اور احتساب بل میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. تو یہ اچانک صبح کو انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا, اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلا. پہلے انہوں نے لشکر کشی کی, جو ایک غلط طریقہ تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی جگہ. شیلا صاحبہ, ابھی کی بات کرتے ہیں, ماضی کی باتیں بہت ہو چکی ہیں, کیا اب آپ کو لگتا ہے جب آپ دعوت دیتے ہیں تو ایک ہو سکتے ہیں اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر یا نہیں؟ دیکھیں جی, میں جو کہنا چاہ رہی ہوں میں اس کو ضرور کہوں گی. ہم جو ہیں وہ کسی ان ڈیموکریٹک گیم کا حصہ نہیں بن سکتے تھے. اب جو ہے جب یہ اکیلے گئے سپریم کورٹ تو ان کو یہی سمجھایا تھا, اور تمام لیگل ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ عمران خان کے آگے دیوار آ گئی اور نواز شریف صاحب کو ٹائم مل گیا, اور سب اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کل بلا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے جے آئی ٹی کام کرے گی, لیکن کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں فیصلے کو اور استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک 2-3 پوائنٹ ایجنڈا پہ یونائٹ ہو کر چلیں, اور باقی جو ان کا کام ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مزید احتساب ہو, جو کچھ ہو, کورٹ کھلے میں جائیں
اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہم تو 11.5 سال بھی جیل کاٹی ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف موقعوں پہ لوگ جاتے رہے ہیں, انہیں کچھ نہیں ملا ہے. اسی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ہمیں جیل میں بھی رکھا, بابا کورٹ بھی بلایا, لیکن ثابت کچھ نہیں ہو سکا. ہمارے لوگ آزاد ہیں اور اب بھی جو ہے وہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ کوئی مقدمہ نہیں ہے آصف زرداری. جو میں نے باتیں سنائی ہیں زرداری صاحب کی, خان صاحب کے لیے, خان صاحب کی زرداری صاحب کے لیے, اس کے بعد آپ کے خیال میں اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ایک ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ یا نہیں ہوں گے؟ مختصر جواب دیجیے گا, وقت کم ہے. زرداری صاحب ہر بات دیکھیے پہلے جو ہے وہ تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. دیکھیں ایک مشہور ایک بات ہے جو سب لوگ اس کو مانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کے مخالف کے پاس جب آپ میں کوئی اور خامی نظر نہ آئے, آپ کی پولیٹیکل سٹینڈز میں آپ میں کوئی کرپشن نظر نہ آئے, پھر وہ آپ کی ذات کو ہٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب آج بہت بلو پار گئے ہیں, ایک سابقہ صدر کے لیے زیب نہیں دیتا اس طرح کی گفتگو. عمران خان نے جو بات کی ہے وہ پولیٹیکل باتیں ہیں, اور جو عمران خان صاحب نے کی اس کے جواب میں کی ہے. یہ دیکھیں آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دیکھیں جوابی باتیں ہم نے کی, آپ پہلے جس نے گولہ باری کی وہی ہے. زرداری صاحب اس لیے ہیں ڈیسپریٹ, زرداری صاحب اس لیے ہیں, میں کبھی بھی میں ذاتی بات نہیں کرتا, صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں, نیازی پیدا ہوئے اور نیازی مریں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حکمرانی کے لیے, کرسی کے لیے اپنی نسل بدلتے ہیں, شکر الحمدللہ انہیں نسل نہیں بدلی. ٹھیک ہے, دیکھیں ارے ڈی این اے سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی, اپنی نسل کو ڈی این اے سے ثابت کر رہے ہیں. نہیں کیا پیپلز پارٹی نے سٹینڈ نہیں لیا, نہ روڈ پہ گئے نہ سپریم کورٹ میں. جو جوڈیشل سر ایک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, مجھے پتا ہے ماضی سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا, ایک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ جو آپ کا اس وقت جو جے سی بن رہا ہے یا جو اس وقت آپ کا انکوائری کمیشن بن رہا ہے, اگر میاں صاحب پیش ہوتے ہیں اور ان پہ کچھ بھی نکلتا ہے جو انشاءاللہ نکلے گا, ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ پھر کمیشن زرداری صاحب دیکھیں اگر ایک سٹنگ پی ایم پہ بن سکتا ہے تو کیا ایکس پریزیڈنٹ پہ آف شور کمپنی سے عمران کے زرداری صاحب پہ کیوں جائیں گے؟ کو روکنے کے لیے, شہلا صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں پلیز, اکاؤنٹیبلٹی کو روکنے کے لیے یہ ان کی ایک پلوئے ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور مسلم لیگ نواز اور میاں صاحب یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. فضل چودھری صاحب سٹیٹس کو ہے, بہت سارے لوگوں کا تجزیہ رہا ہے کہ آپ کی جو ایک جیت رہی ہے ان 4 سالوں میں وہ یہ کہ آپ کو ایک ڈیوائیڈ اپوزیشن ملی ہے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اکٹھا ہو کے اس استعفے کے مطالبے پہ ایک ہو سکتی ہے یا ڈیوائیڈ اپوزیشن ہی رہے گی جو کہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ یہ تو اپوزیشن کی اپنی مرضی ہے جی, جس طرح بھی وہ چلتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کے پاس سوائے اس فیصلے کو ماننے کے, سوائے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کی اور کوئی راستہ ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو پھر ایک دفعہ میں کہوں گا کہ جو اپوزیشن نے شور و غل مچایا اور جو انہوں نے رائے زنی فرمائی اس فیصلے کے خلاف, چیف جسٹس صاحب کو کہنا پڑا یہ کہ یہ پاکستان میں ہی ہوا ہے, باقی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ کامنٹ شہلا رضا صاحب, بالکل لاسٹ کامنٹ ہے, بریف رکھیے گا اس کو. آپ لوگوں نے تنقید کی تھی خاص طور پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے آئی ایس آئی کے اوپر بھی دوسرے اداروں کے ساتھ. اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ آیا, آج باقاعدہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد کہا گیا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کے ذریعے جی آئی ٹی میں جو قانون مانگی گئی وہ بھی پوری کریں گے اور شفافیت کا کردار ادا کریں گے. اب تسلی ہو گئی پیپلز پارٹی کو کہ آئی ایس آئی ایم آئی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے اور شفافیت کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے. ہم تو اس فیصلے کو مسترد کر چکے, یہ ایک نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہے, ہم اسے مسترد مکمل فیصلے کو مسترد کر چکے ہیں, تو جے آئی ٹی میں چاہے ایم آئی ایس آئی اپنا کردار ادا کرے یا نہ کرے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ طارق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شہلا صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور علی محمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام میں بات کریں گے ایک اہم ایشو پر. ہمارے معاشرے میں اس وقت جہاں پہ بھی آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ تحمل کا فقدان ہے, عدم برداشت لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے, اور برداشت ختم ہونے کی مثال آپ کو ہر جگہ ملے گی. گلی محلے میں بھی ملے گی, ایئرپورٹ پہ ملے گی, یونیورسٹی میں ملے گی, یا کسی فیکٹری میں ملے گی. ابھی پچھلے 2-3 ہفتوں کی بات کر لیں تو کئی ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے. مشال خان کی ویڈیو ہو, یونیورسٹی میں جس طریقے سے اس کو مارا پیٹا گیا اور اس کو قتل کیا گیا. اس کے بعد ہم نے ایک اور ویڈیو دیکھی تھی جو ایئرپورٹ کی تھی, جہاں پہ کچھ چند خواتین نے پہلے ایف آئی اے کے آفیشل سے بدتمیزی کی, بعد میں جواب میں ایف آئی اے آفیشلز نے ان پر تشدد کیا. اور اس کے علاوہ اب ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ایک فیکٹری مالک جو ہے اپنے امپلائیز کو, جو لوگ اس کے پاس کام کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں, ان پر تشدد کرتا ہے. اور یہ ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہیں اور سما بھی آپ کو صبح سے دکھا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے, کیوں معاشرے میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے. ہمارے خیال میں معاشرے میں اس وقت ضرورت ہے اخلاقی تربیت کی, جس کا آغاز جو ہے گھر سے ہونا ضروری ہے. والدین کو اس تربیت
देने की ज़रूरत है। जो उस्ताज़ा हैं चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो, उनको बच्चों की इखलाकी तरबियत करने की ज़रूरत है और उलेमा ने भी अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में भी जो हुकूकुल इबाद हैं उसमें जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वो लोगों को माफ़ करना या दरगुजर करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुसलमान भाई ये सबक भी भूल बैठे हैं। तो ज़रूरी है माशरे में कि इखलाकी तरबियत की जाए और उसका जो आगाज़ है वो घर से और उसके बाद यूनिवर्सिटी या मदारस में होना ज़रूरी है। और अब बात हो जाए एक अच्छी खबर की। खान ऑफ मर्दान मर्द बहरान यानी कि यूनुस खान, जिन्होंने अपने 10,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं, पाकिस्तानी पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल किए। इसके अलावा ये 13वें बैट्समैन बने हैं दुनिया में जो कि 10,000 रन का लैंडमार्क अबूर कर चुके हैं। 34 सेंचुरियां हैं और वो भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। 300 रन बनाने वाले तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट ये सेंचुरी कर चुके हैं। 11 मुमालिक में इन्होंने सेंचुरी स्कोर की और इसके अलावा पहले और वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने 100 कैचेस भी लिए। ऐसे बेशुमार रिकॉर्ड है यूनुस खान के पास जिस पर हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो सबसे अहम है। कल वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट मैच है उसमें उन्होंने अपने 10,000 रन मुकम्मल किए हैं। याद रहे ये यूनुस खान की आखिरी सेंचुरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी मैचेस हैं सीरीज के उसमें भी वो इतना ही बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन एक बात यूनुस खान के हवाले से कहना बहुत जरूरी है कि शायद यूनुस खान उतने गिफ्टेड प्लेयर नहीं थे, उतने गिफ्टेड बैट्समैन नहीं थे जैसे हमने तेंदुलकर को देखा है, विराट कोहली को देखा है या एबी डिविलियर्स को देखा है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस 17 साल कैरियर में डिटर्मिनेशन दिखाई है, हार्ड वर्क दिखाई है, कड़ी मेहनत दिखाई है और उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुंचे कि आज जो 13 बैट्समैन ऐसे हैं दुनिया भर में जिन्होंने 10,000 रन बनाए, उनमें उनका नाम शामिल है। तो लिमिटेड टैलेंट था, शायद उतने गिफ्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की फैक्टर्स थे उनके कैरियर में और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में बाकी मैचेस में भी वो अच्छा स्कोर करें। इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करें। इसका फीडबैक दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।